हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपके क्लास 12th का जो चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर। वो जो फिफ्थ चैप्टर है वो नीट के लिए जो हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ चैप्टर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पर कम से कम 9 से 10 कितने 9 से 10 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। और इससे रिलेटेड जो चैप्टर है वो आपने पहले पढ़ लिया है, जैसे कि इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5th। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये इसमें हम दो सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी दो सब्जेक्ट होती है यहाँ पर? तो पहले हम चैप्टर का नाम देख लेते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमको कौन सी दो सब्जेक्ट की बात करनी है। दो सब्जेक्ट आगे जाकर के जब हम पढ़ते हैं तो ये दो सब्जेक्ट बड़ी बड़ी जो है वो सब्जेक्ट बन जाती है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये जो चैप्टर है आपका, उसका नाम है मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या नाम है? मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहां पर देखो, एक तो है मोलिक्यूलर। मोलिक्यूलर मतलब कि मोलिक्यूलर बायोलॉजी, जो बाद में जाकर के पूरी एक सब्जेक्ट बनी। और एक है इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस का मतलब होता है, आपने इसका कॉमन वर्ड, एक सामान्य नाम आपने पढ़ा होगा, जिसको कहा जाता है जेनेटिक्स। क्या कहते हैं जिसको? जेनेटिक्स कहते हैं। ये जो जेनेटिक्स है ये आपने पढ़ लिया होगा पहले। यहाँ पर हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं। यहाँ पर जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या पढ़ा होगा? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो है मेंडल। कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स? मेंडल पढ़ा होगा आपने फादर ऑफ जेनेटिक्स। और ये जो जेनेटिक्स है ये वर्ड कहां से लिया गया है? जीन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जीन से। अब हमको बात करनी है, तो बात होगी इनहेरिटेंस बायोलॉजी की। इनहेरिटेंस बायोलॉजी में हम क्या बात करते हैं, जो जीन है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कहां पर पहुंचते हैं? पेरेंट्स से प्रोजेनी में पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? पेरेंट्स से प्रोजेनी में पहुंचते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब इनहेरिट होना, ट्रांसफर होना। जीन्स का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? इनहेरिट। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इसकी स्टडी जेनेटिक्स मतलब कि जीन की स्टडी। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। ये तो बात हो गई मेंडल की, इनहेरिटेंस बायोलॉजी। ये जो मेंडल है इन्होंने तीन इंपॉर्टेंट लॉ दिए थे। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीन लॉ दिए थे। उनके बारे में अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक बात हम यहाँ पर करेंगे मॉलिक्यूल के बेस के ऊपर कैसे डिपेंड है इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स। तो मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे? तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है डीएनए। कौन सा मॉलिक्यूल है? डीएनए। हम डीएनए की यहाँ पर बात करेंगे। और ये जो डीएनए है, ये डीएनए क्या है हमारा? जेनेटिक मटेरियल। क्या है हमारा? जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्यों जेनेटिक मटेरियल डीएनए है? क्या प्रॉपर्टीज है डीएनए की? ये जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो जीन्स हैं वो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यही एक ऐसा मॉलिक्यूल है डीएनए जो आगे जाकर के नेक्स्ट जनरेशन में जाकर के हमारे अंदर जो है वो कैरेक्टर को क्या करता है? उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो डीएनए है वो क्या है हमारा? लार्जेस्ट, क्या है? लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है। क्या है? डीएनए लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है। क्यों लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है? क्योंकि डीएनए एक पॉलीमर है। क्या है? डीएनए एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो छोटे 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 दूसरे मॉलिक्यूल से बना हो, या मोनोमर से जिसका सिंथेसिस होता है, वो क्या कहलाता है? पॉलीमर कहलाता है। इसका मतलब डीएनए भी छोटे छोटे दूसरे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, इसलिए हम डीएनए को क्या बोलते हैं? पॉलीमर। और किसका पॉलीमर होता है हम ये आगे पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। तो ये जो है वो बेसिक है, जो आपका टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस हमको किसके बेस पे पढ़नी है? मॉलिक्यूल पे। और वो कौन सा मॉलिक्यूल है? डीएनए के बेस पे हमको क्या पढ़नी है? इनहेरिटेंस बायोलॉजी हमको यहाँ पर पढ़नी है। अब हम आगे देखेंगे कि डीएनए की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? ये हम उसकी प्रॉपर्टी के अंदर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ
डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म आपको सभी को पता होगी, एक न्यूक्लिक एसिड है। छोटी क्लास से ही हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर हम पहली प्रॉपर्टी की अगर बात करें कि डीएनए जो है वो क्या होना चाहिए, तो इट शुड बी स्टेबल। ये कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। और किस तरीके से स्टेबल होना चाहिए? इट शुड बी स्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। किस तरीके से? दोनों तरीके से। एक तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी स्टेबल होना चाहिए, दूसरा एक केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए। केमिकली स्टेबल का मतलब कोई दूसरे मॉलिक्यूल से बार बार रिएक्शन ना करे। अगर रिएक्शन करेगा तो इसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट इसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? नेक्स्ट इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है रेप्लिकेशन करना। क्या होती है? रेप्लिकेशन करना। और ये रेप्लिकेशन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स में नहीं पाया जाता है, वो डीएनए के अंदर पाया जाता है। इसका मतलब डीएनए जो है वो खुद का सिंथेसिस करता है। क्या करता है? खुद का सिंथेसिस करता है। सेल साइकिल जो होती है उसकी एस फेज में क्या होता है? डीएनए का सिंथेसिस होता है और अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, जिससे सेल डिवाइड होती है। ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो और आगे जनरेशन में जाता है, वहां पर भी सेल डिवाइड जो होती है वो डीएनए के कारण ही होती है। मतलब डीएनए क्या है? सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो गई, ये क्या करेगा? खुद का सिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर माइनर म्यूटेशन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? माइनर म्यूटेशन डीएनए के अंदर होते रहते हैं। जैसे कि रिकॉम्बिनेशन के टाइम पर जीन जो होते हैं वो एक्सचेंज होते रहते हैं। ठीक है, कभी कोई न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है, गलत जुड़ जाता है, वहां पर म्यूटेशन हो जाता है। कभी कुछ म्यूटेशंस बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो हानिकारक भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। तो उनमें क्या होने चाहिए? माइनर कुछ ना कुछ म्यूटेशन यहाँ पर होने जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है डीएनए की। दूसरा एक और प्रॉपर्टी है, इट फॉलो मेंडेलियन कैरेक्टर। मेंडल ने जिस जेनेटिक मटेरियल की स्टडी की थी उसको जीन नाम नहीं देकर के फैक्टर नाम दिया था। यहां तक डीएनए की स्टडी वहां तक नहीं हो पाई थी उस टाइम पे। और अगर डीएनए जो है उसमें वो क्या करना चाहिए? मेंडल ने जो कैरेक्टर दिए थे, जो उन्होंने पाइसम सेटाइवम के ऊपर काम किया था, उस कैरेक्टर को जो डीएनए है वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस वहां पर बराबर बैठना चाहिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वहां हो सकता है कि नहीं हो सकता उस मॉलिक्यूल के अंदर। तो बिल्कुल डीएनए जो है वो क्या करता है? मेंडेलियन कैरेक्टर को फॉलो करता है। अब हम बात करेंगे डीएनए की खोज किसने की, डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर स्टडी किसने किया, उसकी बात हम आगे करेंगे। उसके बाद में डीएनए के स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से इसके अंदर मोनोमर्स होते हैं, हम उनकी भी आगे बात करेंगे। तो ये जो चार प्रॉपर्टी है वो आपको अच्छी तरीके से याद कर रखनी है। ये स्ट्रक्चरली केमिकली स्टेबल होता है, इसमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस पाई जाती है, माइनर म्यूटेशन होने जरूरी है, और इट फॉलो मेंडेलियन कैरेक्टर, मेंडल के जो कैरेक्टर है उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। किसकी बात करेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। तो आगे देखो, देखिएगा यहाँ पे एक हम आगे साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने खोज भी की होगी, कुछ ने स्ट्रक्चर भी स्टडी किया होगा। तो हम पहले बात करते हैं यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, या डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि वॉटसन और क्रिक, लेकिन वो तो मॉडल दिया था, 3D मॉडल किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने दिया था। लेकिन डीएनए की खोज किसने की, उसको एक्सट्रैक्ट किसने किया? तो सबसे पहले जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया वो किसके द्वारा किया गया? फ्राइड्रिक मिशर। ये नाम आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए ये जो दिया था वो किसने किया था? फ्राइड्रिक मिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डीएनए की खोज की थी। कहां पर की थी? तो इन्होंने आउल सेल को क्या किया? सेपरेट किया। सेल से न्यूक्लियस को
अलग किया। इस न्यूक्लियस में से एक सब्सटेंस निकला। क्या निकला? सब्सटेंस बाहर आया। और ये जो सब्सटेंस था वो क्या कर रहा था, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर क्या हो रहा था, इनहेरिट हो रहा था। क्या हो रहा था, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ये दिख रहा था। तो इस सब्सटेंस को क्या किया इन्होंने, बाहर निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, और ये न्यूक्लियस में से मिला। कहां से मिला ये सब्सटेंस? न्यूक्लियस में से मिला। इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, न्यूक्लियन नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया इसको? न्यूक्लियन नाम दे दिया गया। तो डीएनए को जो न्यूक्लियन नाम दिया, वो किसने दिया डीएनए को न्यूक्लियन नाम? फ्रेडरिक मिशर ने। एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए किसका नाम आएगा? फ्रेडरिक मिशर का नाम आएगा। डिस्कवरी ऑफ डीएनए किसका नाम आएगा? फ्रेडरिक मिशर का। क्या किया? हाउल की सेल को सेपरेट किया, फिर न्यूक्लियस को सेपरेट किया, फिर वहां से एक सब्सटेंस निकाला जो इनहेरिट हो रहा था। इनहेरिट होने के बाद में उसको क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियन नाम दे दिया। ठीक है, अभी तक डीएनए को डीएनए नाम नहीं मिला है। यहाँ पर डीएनए को केवल न्यूक्लियन नाम मिला है, क्योंकि ये न्यूक्लियस में से सेपरेट किया गया है। नेक्स्ट साइंटिस्ट की हम बात करेंगे यहाँ पर अल्टमान की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। यहाँ पर हम एक नए साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, अल्टमान। इनके द्वारा क्या किया गया, तो स्टडी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का जो केमिकल स्ट्रक्चर स्टडी किया गया वो किसके द्वारा किया गया? अल्टमान के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अल्टमान के द्वारा किया गया। और इन्होंने सबसे पहले बताया कि डीएनए क्या है? एसिड है। क्या है डीएनए? एसिड है। आपको भी पता है डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, एक एसिड होता है। इसलिए सबसे पहली बात तो न्यूक्लियस में से निकला, दूसरी बात ये एसिड है। इसलिए अल्टमान ने डीएनए को क्या नाम दे दिया? न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम दे दिया? न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया। तो सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर, न्यूक्लियन नाम दिया, एक्सट्रैक्शन किया। इन्होंने केमिकल स्ट्रक्चर स्टडी किया। स्टडी करने के बाद में एसिडिक फॉर्म होती है, कोई भी न्यूक्लिक एसिड होता है वो, तो उसको क्या नाम दे दिया? न्यूक्लिक एसिड। तो अल्टमान का भी काम पता चल गया हमको। न्यूक्लिक एसिड नेम वाज गिवन बाय अल्टमान। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं। किसकी बात करेंगे? न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आप सभी को पता है न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक जो है वो है डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। दूसरा है आरएनए, या जिसको हम कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए है ये मोस्टली सभी स्पीसीज, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मेन या मेजर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है, जो मोस्टली सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें तो ये कुछ वायरस, इसके अंदर कुछ वायरस के अंदर ही क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मोस्टली सभी ऑर्गेनिज्म में। और आरएनए जो है वो कुछ वायरस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, मतलब इनहेरिट होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वायरस की। यहाँ पर इसका नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसलिए यहाँ पर राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? राइबोज। और यहाँ पर जो है इसका नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसलिए यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज नाम की शुगर प्रेजेंट होती है। क्या डिफरेंस होता है इसके स्ट्रक्चर में वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों डीएनए को डीएनए कहा जाता है, क्यों आरएनए को आरएनए कहा जाता है। तो ये हो गए टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए इज प्रेजेंट इन मोस्टली
ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म, बट आरएनए इज प्रेजेंट इन सम वायरसेस, ओके, रिट्रो एंड रियो वायरस, और राइबोज शुगर इसमें प्रेजेंट होती है इसलिए इसको आरएनए, और इसको डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट होती है इसलिए डीएनए कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, बेस पेयर क्या होते हैं, उसके आगे की हम बात करते हैं। तो ये हो गया टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नीट के बेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही डाटा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वही साइंटिस्ट के नाम आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करता हूँ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अभी न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड फिक्स्ड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, फिक्स्ड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। देखो जो डीएनए है वो क्या है, पॉलीमर है, और वो किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। मतलब कि एक ह्यूमन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे वो फिक्स होता है। मतलब कि ह्यूमन के डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड फिक्स हैं होंगे वो फिक्स है। वायरस के अंदर कितने हैं वो फिक्स है। किसी भी स्पीशीज के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड है वो हमेशा फिक्स होता है। तो एनसीईआरटी के अंदर जो आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ ऑर्गेनिज्म के, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में अपने एनसीईआरटी में दे रखा है। दूसरा यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि इनका शेप कैसा होगा, डीएनए का शेप कैसा होगा या स्ट्रक्चर कैसा होगा, डीएनए का यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा होगा उसकी बात करेंगे। और यहाँ पर हम तीसरी जगह पे बात करेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमन। ह्यूमन का जो डीएनए होता है वो किस टाइप का होता है सभी को पता है। ह्यूमन का जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। और कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड के साथ में लीनियर होता है, सर्कुलर नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं इकोलाई। इसकी बात कर लेते हैं इकोलाई। इकोलाई क्या है, बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया। तो आपने डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट पढ़ा होगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर सर्कुलर सिंपल सिंगल डीएनए प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा। कैसा प्रेजेंट होगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेमड़ा फाज की। इसकी बात करेंगे हम यहाँ पर, लेमड़ा फाज की बात करेंगे। लेमड़ा फाज क्या है, लेमड़ा फाज एक वायरस है, बैक्टीरियोफाज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को एंगल्फ कर जाता है या खा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किस टाइप का डीएनए होगा, तो यहाँ पर कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर ही होता है। ह्यूमन के जैसा ही होता है लेकिन साइज में बहुत छोटा होता है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साई 174 फाज की। इसकी बात करते हैं साई 174 फाज की। तो यहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर, कौन कौन सी स्पीशीज में कैसा कैसा डीएनए पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं किसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं। इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है नीट के एग्जाम में। डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए ह्यूमन में है, यहाँ पर 3.3 इंटू 10⁻⁹ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये आपको याद रखना है कि ये एक हैप्लॉइड सेल में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, हैप्लॉइड में, मतलब कि जेनाइटल सेल में। अगर डिप्लॉइड की बात करें तो इंटू 2 करना होगा। नेक्स्ट हम डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए की बात कर रहे हैं। ई कोलाई में यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, तो 4.6 कितने, 4.6 इंटू 10⁻⁶ होते हैं। यहाँ पर हम इसको कह देंगे बेस पेयर। क्या बोल देंगे, बेस पेयर की हमने यहाँ पर बात की है। नेक्स्ट हम लैम्ब्डा फाज की बात करते हैं। तो ऑफिशियली क्या है, ये एक वायरस है तो कम ही न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर
502 48,502 न्यूक्लियोटाइड इज प्रेजेंट इन लेमडा फाज। और यहाँ पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं, बेस पेयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड है तो बेस पेयर ही होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साई 174 फाज की। यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, तो यहाँ पर कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे, तो 5386 5386 न्यूक्लियोटाइड इज प्रेजेंट इन साई 174 फाज। ठीक है, तो ये क्या हो गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो गए जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल किस तरीके से करना है वो हम आगे बात करेंगे, या आपको क्या पूछा जाता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड फिक्सिंग ऑल ऑर्गेनिज्म, ये तो आपको रट लेना है, ये तो आपको याद कर लेना है, लेकिन इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आ सकता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। एक बार ये लिख लो, उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है जहां पर डबल स्ट्रैंडेड की बात हो रही है वहां पर बेस पेयर की बात होगी, और जहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड की बात हो रही है वहां पर बेस की बात होगी। हम बात करते हैं यहां पर, अगर मैं बात करूं हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड, जहां पर मैंने बेस पेयर लिखे हैं डबल स्ट्रैंडेड में सब जगह बेस पेयर ही रहेंगे। जहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड की बात हो जाती है वहां पर क्या आ जाता है, वहां पर आ जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो मैंने जो आपको साई 174 फाज बताया था वहां पर न्यूक्लियोटाइड आएगा, वहां पर बेस पेयर नहीं आएगा। बाकी तीनों में क्या आएगा, 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर, 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर, वहां पर हम पीछे बेस पेयर लिखेंगे। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड इन ई कोलाई, ई कोलाई के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये है आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। एक बात क्या ध्यान रखनी है कि वन बेस पेयर इज इक्वल टू 2 न्यूक्लियोटाइड। एक बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। मतलब कि ई कोलाई का जो बेस पेयर है उसके क्या था, हमने जो निकाला था 4.6 इंटू 10⁻6। ये हमने देखा था इतने न्यूक्लियोटाइड किसमें प्रेजेंट होते हैं, इतने बेस पेयर किसमें प्रेजेंट होते हैं, ई कोलाई में। हमने क्या पूछा है यहाँ पर, ई कोलाई पूछा है, तो ई कोलाई में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब एक बेस पेयर कितने के बराबर है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बराबर है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 4.6 इंटू 10⁻6 इंटू 2 कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे। तो लगभग आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है, 5.12 के आसपास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5.12 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो है वो न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसके बारे में हम यहाँ पर आगे बात करेंगे। ठीक है, 5.12 या 5.02 जो भी आंसर आ रहा है आप निकाल लेना। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आपको याद रखना है 1.1 बेस पेयर इज इक्वल टू 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अगर ह्यूमन का है तो वहां पर ध्यान रखना, वहां पर मैंने हैप्लॉइड की बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करेंगे। यहां पर देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, किसका पॉलीमर है ये, न्यूक्लियोटाइड का। अब हम क्या बात करेंगे, ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, या इस न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड में की अगर हम बात करें, या डीएनए की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप इसमें पाया जाता है।
दूसरा हम बात करें तो यहाँ पर शुगर का मॉलिक्यूल पाया जाता है। मैंने आपको बताया था डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर, पेंटोस शुगर होती है। क्या होती है? पेंटोस शुगर होती है और मोनोसेकेराइड होती है। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, शुगर हो गया, और यहाँ पर तीसरा मॉलिक्यूल है जो है वो नाइट्रोजिनस बेस पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? नाइट्रोजनस बेस, जिसको हम नाइट्रोजनिक क्षारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनिक क्षारक कहा जाता है। फॉस्फोरिक एसिड किस फॉर्म में होगा? यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H3PO4। ठीक है, यहाँ पर इसका मैं स्ट्रक्चर भी बना देता हूं। ठीक है, फॉस्फेट है, ये जो है वो फॉस्फेट इस फॉर्म में डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके? इस फॉर्म में, जो फॉस्फोडाइएस्टर से शुगर से जुड़ती है। बॉन्ड हम बाद में पढ़ेंगे, कौन सा बॉन्ड किसके बीच में बनता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो शुगर के और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनता है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो फॉस्फोरस और शुगर के बीच में बनेगा। शुगर की अगर हम बात करें तो डीएनए के अंदर जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं पेंटोस शुगर का कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, यहां पर CH2OH, H, OH, H, 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 OH, H और O। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? डीऑक्सीराइबोस शुगर का। कैसे हो गया? पहला कार्बन, सेकेंड नंबर कार्बन, थर्ड नंबर कार्बन, फोर्थ नंबर कार्बन, और ये फिफ्थ नंबर कार्बन। यहां पर पहले नंबर कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूसरे नंबर कार्बन के ऊपर दोनों जगह पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। आरएनए के अंदर यहाँ पर सेकंड नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, लेकिन डीएनए के अंदर ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से स्प्लिट हो जाती है। इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? डीऑक्सी। डी का मतलब सेकंड नंबर कार्बन से ऑक्सीजन स्प्लिट हो गई, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीएनए में कैसी शुगर है? डीऑक्सीराइबोस शुगर का ये स्ट्रक्चर है पेंटोस शुगर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस। दो टाइप के होते हैं, आप सभी को पता है। एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरिमिडीन। एक होता है प्यूरीन, दूसरा होता है पिरिमिडीन। इसके भी स्ट्रक्चर हमको देखने हैं, ये भी आपके बुक में दे रखे हैं। ठीक है, हम कोई ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसी की हम बात कर रहे हैं। तो प्यूरीन और पिरिमिडीन के क्या स्ट्रक्चर होंगे वो हम आगे डिटेल में बात कर लेते हैं। फॉस्फोरिक एसिड मैंने आपको बता दिया, शुगर बता दिया, नाइट्रोजनस बेसेस बता दिए। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेस की। वो डीएनए क्या है? पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड है, जो है इसका मोनोमर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या है डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सभी आपको याद हो जाना चाहिए। हम आगे बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेस। किसकी बात करेंगे? नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसकी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं बना रहा हूँ प्यूरीन का स्ट्रक्चर। किसका बना रहा हूँ? प्यूरीन का स्ट्रक्चर। ध्यान से देखना, ये जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। किस तरीके से कार्बन का अरेंजमेंट होता है वहां पर ध्यान देना है, और कहां कहां पर नाइट्रोजन जुड़ा रहता है, इसलिए इसको नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक तो होती है इसके अंदर बेंजीन रिंग। क्या होती है? बेंजीन रिंग। और दूसरा जो होता है वो इसके अंदर पेंटोस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या होता है? एक पेंटोस का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूं पहला नंबर कार्बन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स नंबर कार्बन, 7, 8, एंड 9 नंबर कार्बन। ठीक है,
तो प्यूरिन के अंदर कितने कार्बन है? 9 कार्बन है। कितने कार्बन है? 9 कार्बन है। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, थर्ड नंबर कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, 7 नंबर कार्बन पे होती है और 9 नंबर कार्बन पे होती है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? प्यूरिन का डबल रिंग स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं 1, 3, 7 और 9 नंबर कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडीन। किसकी बात कर लेते हैं हम? स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडीन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो ये जो है वो एक बेंजीन की क्या है? रिंग है। क्या है? बेंजीन की रिंग है। यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 नंबर कार्बन। 6 कार्बन यहाँ पर होते हैं। 9 कार्बन जो होते हैं वो प्यूरिन के अंदर होते हैं। तो डबल रिंग स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर किसका है? प्यूरिन का है। छोटा स्ट्रक्चर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर किसका है? पिरिमिडीन का है। यहाँ पर नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो पहले नंबर कार्बन के ऊपर और थर्ड नंबर कार्बन के ऊपर, 2 जगह पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर दोनों का याद रखना है। प्यूरिन के अंदर भी 2 स्ट्रक्चर अलग अलग बनेंगे। कौन कौन से 2 नाइट्रोजनस बेस इसके अंदर आते हैं? यहाँ पर क्या आते हैं? एडेनिन, दूसरा क्या आता है? ग्वानिन। ये नाम आपने सुने होंगे। और यहाँ पर क्या आ जाता है? पहला थाइमिन और दूसरा क्या आ जाता है? साइटोसिन। ठीक है, ये जो 2 है मॉलिक्यूल पिरिमिडीन के अंदर, 2 है वो बेस पेयर, 2 है वो प्यूरिन के अंदर पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। तो ये किसके स्ट्रक्चर की बात हो गई? ये जो है वो हमारे नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर हो गया। डबल रिंग स्ट्रक्चर प्यूरिन का, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पिरिमिडीन का। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं जो एडेनिन है, ग्वानिन है, किस तरीके के बॉन्ड बनते हैं, क्या बॉन्ड बनते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में और ज्यादा मैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन के स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, आगे मैं और थोड़ी डिटेल में नाइट्रोजनस बेस के बारे में ही बात करता हूँ। नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस की ही बात करते हैं आगे। नाइट्रोजनस बेस में हम किसके लिए बात करेंगे? एक तो हम नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड डीएनए के अंदर, दूसरी हम बात करेंगे आरएनए। किसकी बात करेंगे? एक है डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर। ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये किस प्रकार से चेंज हो जाते हैं? क्या ऐसा है कि चारों के चारों नाइट्रोजनस बेस या बेस पेयर जो है वो डीएनए में वही आरएनए में पाए जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीएनए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्यूरिन है, प्यूरिन में क्या होता है? एडेनिन, ये किसके साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ता है? ग्वानिन के साथ में। कैसा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। और डीएनए के अंदर ही पिरिमिडीन, कौन सा? पिरिमिडीन जो है वो थाइमिन के साथ में, किसके साथ में? सॉरी, एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ता है और ग्वानिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन के साथ में बॉन्ड बनाता है। तो ग्वानिन का बॉन्ड जो साइटोसिन के साथ बन रहा है वो ट्रिपल बॉन्ड है, एडेनिन के साथ जो थाइमिन का बन रहा है वो डबल बॉन्ड है। तो डीएनए के अंदर प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, एडेनिन थाइमिन के साथ में, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में। मतलब कि यहाँ पर प्यूरिन, सॉरी ये आप यहाँ से इसको हटा देना। प्यूरिन जो है, प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन प्रेजेंट है डीएनए के अंदर, और पिरिमिडीन के अंदर थाइमिन एंड साइटोसिन प्रेजेंट है डीएनए के अंदर। तो ये तो बात हो गई डीएनए की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आरएनए की। यहाँ पर है ये बॉन्ड सिस्टम, एडेनिन थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड से, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से। डीएनए में प्यूरिन कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन पाए जाएंगे, थाइमिन में, सॉरी, पिरिमिडीन में थाइमिन एंड साइटोसिन प्रेजेंट होंगे। लेकिन आरएनए के अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्यूरिन की अगर हम बात करें, प्यूरिन के अंदर तो एडेनिन और ग्वानिन दोनों प्रेजेंट होंगे, लेकिन
पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो थायमीन की जगह पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। थायमीन यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है दूसरा यूरेसिल का। ये स्ट्रक्चर भी हम बाद में पढ़ेंगे। यूरेसिल में क्या चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन कहाँ पर कौन से कार्बन नंबर के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है जो थायमीन से यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एडेनिन ग्वानिन तो रहेंगे ही, लेकिन पिरिमिडीन के अंदर यूरेसिल और साइटोसिन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर अगर बॉन्ड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बॉन्ड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एडेनिन यहाँ पर किसके साथ बॉन्ड बना रहा था, थायमीन के साथ में, कहां पर, डीएनए में। लेकिन अब यहाँ पर किसके साथ में बनाएगा, यूरेसिल के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है, और ग्वानिन उसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर बॉन्डिंग हो गई। आरएनए के अंदर यूरेसिल है प्रेजेंट थायमीन की जगह पर, डीएनए में एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन में प्रेजेंट है, और थायमीन और साइटोसिन पिरिमिडीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो बात होगी वो हमारी किसकी बात होगी, नाइट्रोजनस बेसेस की बात होगी, डीएनए और आरएनए के बेस पर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शुगर की। आरएनए में कैसी शुगर प्रेजेंट है, डीएनए में कैसी शुगर प्रेजेंट है, इन दोनों का स्ट्रक्चर आपको बहुत ही ध्यान से स्टडी करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहीं पर मैं आपके बना रहा हूं शुगर। ठीक है, यहां पर ही मैं आपके शुगर की बात करूंगा। ये नाइट्रोजनस बेस यहां से मैं हटा देता हूं। आगे मैं यहां पर लिख रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ शुगर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ शुगर इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए में अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बताया पेंटोज शुगर का, इस तरीके से। यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, यहाँ पर CH2OH, तीसरे नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कि 3 प्राइम OH। आगे हम पढ़ेंगे जब देखना, ये 3 प्राइम OH। 5 प्राइम ये 5वां नंबर कार्बन है, यहाँ पर फॉस्फेट ऐड होता है, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे नंबर कार्बन पे, हाइड्रोजन OH और H। इस तरीके से ये है राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि यहाँ पर दूसरे नंबर कार्बन के ऊपर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5th नंबर कार्बन, सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये क्या हो गई, डीऑक्सीराइबोज। इसका स्ट्रक्चर हो गया डीऑक्सीराइबोज। क्या डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं राइबोज शुगर का। ये है राइबोज शुगर, यहाँ पर ये है ऑक्सीजन, यहाँ पर मेथेनॉल ग्रुप CH2OH। यहाँ पर हम बात कर लेंगे हाइड्रोजन की, ये हो गया 3rd नंबर कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। ध्यान देने वाली बात यहाँ है, हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहेगा, 2nd नंबर कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर OH एंड H, 1st नंबर कार्बन, 2nd नंबर, 3rd नंबर, 4th नंबर और 5th नंबर कार्बन। क्या डिफरेंस है, केवल इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का डिफरेंस है आरएनए में और डीएनए में। यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो चुका है, यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 2 न्यूक्लिक एसिड के अंदर शुगर का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, जो है वो डीएनए के और न्यूक्लिक एसिड के हमने क्या क्या पढ़ लिया। अब बॉन्ड की बात करेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहां पर बनेगा, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहां पर बनेगा, और जो एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, वो आप सभी को पता ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड कौन कौन से मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड कौन कौन से 2 मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड तो ये हो गया, और एस्टर बॉन्ड शुगर के बीच में बनेगा। तो यहां पर क्या हो गया, फॉस्फेट और किसके बीच में बनता है, शुगर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कहां कहां पर बनेगा, तो 3 प्राइम टू
5 प्राइम बनता है। कैसा बनता है? तीसरे नंबर कार्बन के ऊपर और पांचवें नंबर कार्बन के ऊपर क्या जुड़ जाता है? शुगर के फॉस्फेट जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? फॉस्फेट जुड़ जाता है। किस तरीके से जुड़ जाता है? तो ये वापस से मैं यहाँ पर क्या बना देता हूँ, शुगर का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। यहाँ पर ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर CH2OH, इस तरीके से पहला नंबर कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, तीसरे नंबर कार्बन के ऊपर क्या ऐड हो जाएगा? इस OH से यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा? ये OH, ये हो गया फॉस्फेट, ये हो गया OH डबल बॉन्ड O OH, क्या बन गया? फॉस्फोरिक एसिड तीसरे नंबर कार्बन से। देन यहाँ पर जो OH है इससे जुड़ेगा फॉस्फेट, ठीक है। फिर यहाँ पर OH डबल बॉन्ड O और OH, इस प्रकार से दो जगह पर फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ता है, एक पांचवें नंबर कार्बन पे, एक तीसरे नंबर कार्बन पे। तो 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 प्राइम OH के ऊपर फॉस्फोरिक एसिड और 5 प्राइम के ऊपर फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन कौन से मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है? शुगर और फॉस्फेट के बीच में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे बॉन्ड की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ रही है क्योंकि ये केमिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसलिए हम डीएनए और आरएनए की केमिकल स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। किसकी बात करेंगे? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की बात करेंगे। एन से ही आपको समझ जाना चाहिए कि नाइट्रोजनस बेस की बात हो रही है। नाइट्रोजनस बेस मतलब प्यूरिन और पिरिमिडिन, उसमें भी एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस अगर किसके साथ में बॉन्ड बनाते हैं? शुगर के साथ में। किसके साथ में बॉन्ड बनाते हैं? शुगर के साथ में। तो वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाएगा। ग्लाइको का मतलब हो गया ग्लूकोज या कोई भी शुगर। हमेशा ग्लाइको वर्ड जो है वो शुगर के लिए लिया जाता है, और एन का मतलब हो गया नाइट्रोजनस बेस, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर भी दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। कौन कौन से बॉन्ड के बीच में बनेगा? तो अगर हम बात करें यहाँ पर प्यूरिन की, प्यूरिन्स में जो है वो फर्स्ट नंबर कार्बन से और 9 नंबर कार्बन से, फर्स्ट नंबर कार्बन से और 9 नंबर कार्बन से क्या जुड़ता है? फॉस्फेट जुड़ता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें पिरिमिडिन्स की, अगर हम बात करें पिरिमिडिन की, तो 1 प्राइम के ऊपर, किसके ऊपर? 1 प्राइम के ऊपर ही क्या जुड़ता है? फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर जुड़ता है, ठीक है। तो ये हो गई प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। शुगर के बीच में और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पर बनता है। ये हो गया बॉन्ड सिस्टम। बॉन्ड के बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं जो डीएनए है, उसकी हम आगे बात करते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड सिस्टम आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं। अगर हम बात करें नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा वाला जो है वो बॉन्ड बन रहा है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एडेनिन किसके साथ में डबल बॉन्ड बना रहा था? थायमिन के साथ में, ठीक है। और ग्वानिन किसके साथ में ट्रिपल बॉन्ड बना रहा था? साइटोसिन के साथ में, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं, ये कौन से बॉन्ड है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात होती है। कौन से बॉन्ड की बात हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो जाती है। और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड में ज्यादा होते हैं, इसलिए ये एसिडिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ पर प्रोटॉन्स के मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं। किसके मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं? प्रोटॉन। जहां पर प्रोटॉन ज्यादा वो एसिड, जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा वो बेस हो जाता है। OH और H आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया बॉन्ड सिस्टम। आगे की जो बात है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अभी तक आपने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने यहाँ की डिस्कवरी पढ़ ली, एक्सट्रैक्शन पढ़ लिया, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं वो पढ़ लिया, इनहेरिटेंस का मतलब आपको समझ में आ गया, मॉलिक्यूल लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है डीएनए, उसकी बात कर ली हमने, न्यूक्लियोटाइड्स की बात यहाँ पर कर ली, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स में भी
हमने 3 टाइप के मॉलिक्यूल पढ़े। मोनोमर होता है डीएनए का, डीएनए का कोई मोनोमर पूछ ले आपको, सीधा सा क्वेश्चन है, अगर डीएनए का मोनोमर पूछ ले तो डीएनए का मोनोमर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिल करके बना है, तो शुगर, पेंटोस शुगर, राइबो शुगर जो होती है उससे। उसके बाद में इसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और क्या होता है इसमें फॉस्फेट होता है या फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये आपको बता देना है। इनके स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता चुका हूँ, बॉन्ड सिस्टम भी हम पढ़ चुके हैं। आगे की हम बात जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।